तो आज हम करते हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 13। बाकी तो कल मैंने तुम्हें बता ही दिए थे और मुझे उम्मीद है तुमने कर भी लिए होंगे। 13वें क्वेश्चन में इसने कहा कि दिखाइए कि 9 की पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 और ये पूरा का पूरा क्या कहा इसने 64 से विभाज्य है। तो भाई अगर ये 64 से विभाज्य है तो इस तरीके का कुछ बनाना पड़ेगा भाई हमें। अब क्यों ना हम एक बात लिखें ऐसी, हम जानते हैं अगर मैं 1 प्लस 8 की पावर n प्लस 1 लिख दूँ तो कोई दिक्कत परेशानी है? बोलो। मैंने इसलिए लिखा है ऐसा क्योंकि 1 प्लस 8 की पावर n प्लस 1 यानी ये 9 की पावर n प्लस 1 है। फिर मैं इसको ठीक करूंगा, पहले आप इतना समझे, ये बात समझ में आ गई सबके। अब यहां आपने क्या करा, 1 प्लस एक्स की पावर n का फॉर्मूला ब्रेक कर दिया। अब भाई फॉर्मूला वही समझ पाएंगे जिन्होंने करा है, अब जिन्होंने करा ही नहीं भाई वो क्या समझेंगे। अब 1 प्लस 8 की पावर n प्लस 1 यानी 1 प्लस एक्स की पावर n, तो 1 प्लस एक्स की पावर n देखो भाई 1 तो 1 है ही, x का काम कौन कर रहा है 8 और n का काम कौन कर रहा है n प्लस 1। तो 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस n c1, तो n का मतलब n प्लस 1, c1 x का मतलब 8। उम्मीद है क्लियर हुई होगी बात। प्लस n c2 यानी n प्लस 1 c2 x स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, n प्लस 1 c3 और 8 का आ गया आपके पास क्यूब और डॉट डॉट डॉट। भाई जो मैंने डॉट 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 लगाई तो आगे जितनी भी पावर आएगी वो क्या आएगी, अगर मैं यहाँ लिख दूँ कि आगे जो आएगी आपके पास हायर पावर ऑफ 8। भाई यहाँ 8 की क्यूब आई, आगे 8 की पावर 4 आएगी, 8 की पावर 5 आएगी, 8 की पावर 6 आएगी, नहीं होगा ऐसा। तो यहाँ आप देखें थोड़ा सा और इसको कैलकुलेट करें, तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे 1 तो 1 है ही, n प्लस 1 c1 को ब्रेक करा आपने तो n प्लस 1 का फैक्टोरियल, नीचे 1 का फैक्टोरियल लिखने की जरूरत नहीं है, और n प्लस 1 माइनस 1 पूरे का फैक्टोरियल, और यहाँ लिखा आपने 8। ऐसे ही इसको करो आप, n प्लस 1 का फैक्टोरियल, नीचे 2 का फैक्टोरियल, और यहाँ आया n प्लस 1 और माइनस 2 और पूरे का फैक्टोरियल, और यहाँ आ गया 8 का स्क्वायर। क्लियर होगी बात यहाँ तक। अब आगे भी बहुत कुछ सॉल्व करने का है, चलो मैं आगे सॉल्व नहीं कर रहा। n प्लस 1 c3 और 8 का क्यूब, और उससे आगे भी क्या आया होगा n प्लस 1 c4 8 की पावर 4 और डॉट 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 हायर पावर ऑफ 8। तो यहाँ तक की बात सबको क्लियर होगी। अब मैंने एक काम किया, 1 प्लस भाई n प्लस 1 बड़े फैक्टोरियल को कहाँ तक खोलते हैं, छोटे तक, तो n प्लस 1 एज इट इज, फिर n प्लस 1 में से एक घटाया n और n का लगा दिया फैक्टोरियल, और नीचे कितना आ गया 1 से 1 कैंसिल, n का फैक्टोरियल इट इज 8। ऐसे ही यहाँ मैंने किया n प्लस 1 एज इट इज, फिर एक घटाया n, फिर एक और घटाया n माइनस 1 और n माइनस 1 पे लगा दिया फैक्टोरियल। अरे ये बात सबको समझ आती है। अरे बड़े फैक्टोरियल को छोटे तक ही तो रखते हैं हम, ताकि नीचे वाला कट सके। यहाँ देखो 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1, और ये n प्लस 1 माइनस 2 यानी n माइनस 1, तो n माइनस 1 और फैक्टोरियल इसलिए क्या, ताकि ये कैंसिल हो सके। और यहाँ आ गया आपके पास 8 का स्क्वायर, और प्लस यहाँ आया n प्लस 1 c3 8 का क्यूब, और यहाँ आया n प्लस 1 c4 8 की पावर 4 डॉट 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 हायर पावर ऑफ 8। अब थोड़ा फिर से कैलकुलेट करो इसको, तो 1 प्लस n से n कैंसिल हो गया, 8 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो आप, तो 8n प्लस 8 आ गया। ठीक होगी ना बात यहाँ तक। अब यहाँ आप देखो ये तो कैंसिल हो गया, 2 से आप काटेंगे 8 को, क्या चलो 8 को मत काटो आप, यहाँ कितना आ गया n प्लस 1 और पूरे के अपोन में आ गया आपके पास 2, और यहाँ आया आपके पास 8 का स्क्वायर। ठीक होगी बात यहाँ तक। भाई n प्लस 1 अपॉन 2 8 का स्क्वायर, और प्लस आया आपके पास n प्लस 1 c3, और यहाँ आया 8 का क्यूब, और यहाँ आया n प्लस 1 c4 और 8 की पावर 4 और डॉट डॉट डॉट। ऐसे हमने इसको लिख दिया। तो बच्चों मुझे लगता है कि यहाँ तक की बात सभी की समझ आ रही होगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब हम इससे आगे बढ़ाते हैं बात को। हमारा जो क्वेश्चन था यहाँ क्या था आपके पास, 9 की पावर n प्लस 1। भाई 9 का मतलब 1 प्लस 8 की पावर n प्लस 1। अब आप इसको इधर ले आओ आप, तो 9 की पावर n प्लस 1, जब आप इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 8n हो जाएगा और माइनस का हो जाएगा 9। देख लो आप भाई 8n को जब आप इधर लाएंगे माइनस का 8n माइनस 9। अब यहाँ जो बचा आपके पास क्या, n प्लस 1 अपॉन 2 8 का स्क्वायर प्लस n प्लस 1 c3 और 8 का क्यूब, और ये सारी बातें यहाँ से हमारे पास आ गई। और आप चाहो ना इसको चाहे सॉल्व भी ना करते आप,
इसको भी हमने गलत ही सॉल्व करा, इस पे वैसे एनर्जी वेस्ट करी हमने। ये क्या था आपका n+1 C2 था आपका। अब हमने क्या करा, पूरे क्वेश्चन में से 8 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो कितना बचा अंदर n+1 C2। 8 का स्क्वायर तो बाहर चला गया यहाँ से, और यहाँ कितना बचा भाई n+1 C3। 8 के क्यूब में से 8 का स्क्वायर बाहर चला गया, तो 8 की पावर 1 बची यहाँ से, प्लस n+1 C4, और 8 की पावर 4 में से 2 बाहर चली गई, कितनी बची केवल 1। आगे आप लिखेंगे कि हायर पावर ऑफ 8। बेटा मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने पूरे में से 8 का स्क्वायर क्यों लिया कॉमन, मैंने इसलिए 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। तो अगर मैं पूरे को डिवाइड करता हूँ, डिवाइड बाई 64, तो 64 से 8 का स्क्वायर कैंसिल। भाई विभाज्य का मतलब है कि कटना जरूरी है, बाकी बचे चाहे कुछ भी, उससे मतलब नहीं है हमें। ये बात तुम पीछे पढ़ चुके थे गणित आगमन सिद्धांत में। तो भाई पूरा का पूरा 64 से विभाज्य हो रहा, जब ये पूरा का पूरा 64 से विभाज्य है तो इसका मतलब ये इसी के तो बराबर था, ये भी आपका क्या है 64 से विभाज्य। तो यही तो सिद्ध करना था हमें कि 64 से विभाज्य है। भाई जब आपका ये पूरा का पूरा पार्ट 64 से विभाज्य है तो इसका मतलब ये भी 64 से विभाज्य है, और यही तो हमें सिद्ध करना था 64 से विभाज्य है। तो मुझे उम्मीद है बात क्लियर हुई होगी। बेटा किसी को कोई बात समझ नहीं आई होगी मुझसे पूछेगा भाई। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13। 13वें क्वेश्चन में इसने कहा, 13वां तो करा दिया भाई, 14वें क्वेश्चन में कहता है कि सिग्मा r बराबर 0 से n, और यहाँ है आपके पास 3 की पावर r और NCr, और हमें जो सिद्ध करना है इसके बराबर 4 की पावर n। तो बेटा इसका मतलब तुमने पहले नहीं पढ़ा होगा, चलो मैं बता देता हूँ आपको होता क्या है। जहां भी ये आता है इसको बोलते हैं सम्मेशन। सम्मेशन यानी सम, योग करना, यानी योग का जो कार्यक्रम है वो कहां से शुरू होगा, r बराबर 0 से कहां तक चलेगा, r बराबर n तक। तो सबसे पहले r बराबर 0 रखो आप यहाँ, तो जब r बराबर 0 रखेंगे तो 3 की पावर 0 नहीं रखा भाई, और NCr की वैल्यू 0। फिर सम्मेशन का मतलब प्लस, अगर यहाँ मल्टीप्लाई होता सबके बीच में मल्टीप्लाई लगता। यहाँ क्या लिखोगे आप 3 की पावर 1 NC1, यहाँ लिखोगे 3 की पावर 2 और NC2 प्लस 3 की पावर 3 NC3, और डॉट 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 कहाँ तक चलेगा ये 3 की पावर n, और ये आ गया NCn तक। तो बेटा ये बात सबको क्लियर हुई होगी सम्मेशन वाली। सम्मेशन वाली अगर किसी को क्लियर नहीं है फिर से समझो आप। सम्मेशन का मतलब है कि कहाँ से स्टार्ट करेंगे, r बराबर 0 से, और कहाँ तक जाएंगे n तक। तो जब r बराबर 0 आपने इस पूरे में रखा तो 3 की पावर 0 NC0, सम्मेशन है तो बीच में प्लस लगाया। फिर r बराबर 1 रखा, 3 की पावर NC1, सम्मेशन है तो प्लस लगाया। फिर 3 की पावर 2 NC2। अब तो समझ में आ गया होगा बात। अब आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करो, ये भी 1 होता है, ये भी 1 होता है, 1 प्लस, भाई गुणा में लिखे हैं दोनों, इसको पहले इसको बाद में। तो NC1 3, NC2 3 का स्क्वायर, NC3 3 का क्यूब, डॉट 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 NCn और 3 की पावर n। तो बेटा ये फॉर्मूला कुछ मिलता जुलता सा दिखाई दे रहा, लेकिन भाई उन्हें दिखेगा मिलता जुलता जिन्होंने याद करे। जिन्होंने याद नहीं करे उनके तो वो कहते हैं काला अक्षर भैंस बराबर है भाई 1 प्लस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर आप लिख दें। यहाँ मैं चलो लिख दे रहा हूँ तुम्हारी हेल्प के लिए। वी नो दैट 1 प्लस NC1x NC2x स्क्वायर NC3x क्यूब और NCnx की पावर n इज इक्वल टू होता है 1 प्लस x की पावर n। ऐसा नहीं कि फॉर्मूला इधर से इधर को ही चलेगा, इधर से इधर को भी चलेगा भाई। तो इसको देखो आप 1 प्लस NC1x NC2x स्क्वायर NC3x स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ जो r की वैल्यू दिखाई दे रही वो कितनी, सॉरी x की वैल्यू 3 है। तो इसका मतलब क्या हुआ है 1 प्लस x, x का मतलब 3 और पूरे की पावर n। तो 1 और 3 कितना आएगा 4 की पावर n। दिस इज द राइट हैंड साइड। यही हमें सिद्ध करना था। तो बच्चों बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। अब मेन बात यह है कि तुम लोग कितना इसको फोकस कर रहे हो, कितना तुम इसको समझ रहे हो। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक का कार्य तुम्हारी समझ में अच्छे से आ गया होगा। लेकिन कुछ बच्चों ने होमवर्क नहीं भेजा भाई, भेजो फटाफट होमवर्क। अब मैं बात करता हूँ व्यापक एवं मध्य पद की। अब मैं बात करता हूँ व्यापक एवं मध्य पद। तो बेटा पहले आप लोग व्यापक का मतलब समझे होता क्या है। जैसे आप कहीं लिखते हैं कोस x बराबर कोस अल्फा, तो x बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा।
इट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ कोस। भाई ये कोस की जनरल इक्वेशन है, यानी व्यापक समीकरण। तो व्यापक समीकरण में n का मान 1 रखो, x का मान आएगा, n का मान 0 रखो, x का मान आएगा, n का मान 2 रखो, x का मान आएगा। तो n के मान आप बदलते चले जाओ बार बार, तो x के मान आते चले जाएंगे और सारे ही मान ठीक होंगे। ऐसा नहीं है कि मान गलत होंगे, सारे ही ठीक होंगे। तो व्यापक का मतलब क्या है कि एक फॉर्मूला टाइप जनरेट करना। एक ऐसा फॉर्मूला जनरेट करो जिसमें आप n का मान 1 रखो तो भी आंसर आए, यानी वो हेल्प करे आपका कार्य करने में। तो यहाँ जो व्यापक मान है वो किस लिए जरूरी है? वो इसलिए जरूरी है, मान लो आपको कहीं कह दिया कि a प्लस बी की पावर n के प्रसार में 50वां पद लिखो। बताओ आप क्या करोगे? तो बेटा क्या आप इसका 50 पदों तक प्रसार करोगे तब जाके लिखोगे? तो बहुत मुश्किल काम है। लेकिन अगर मैं तुम्हें एक इसका व्यापक पद बता दूं, व्यापक पद मान लो मैंने nवां पद बता दिया इसका कि इसका n बराबर 50 रखो, 50 पद आ जाएगा फटाक से। समझ गए? व्यापक पद का जो मतलब है एक फॉर्मूला जनरेट करना। जब आप एक फॉर्मूला जनरेट कर दोगे, उसमें आप n का मान रख दोगे तो फिर कोई समस्या ही नहीं है। तो a प्लस बी की पावर n के प्रसार में व्यापक पद ज्ञात करना। ठीक है, मैंने 50वां तो तुम्हारी सुविधा के लिए लिखा था, यहाँ लिखोगे व्यापक पद ज्ञात करना। तो अगर आपका प्रसार कुछ इस तरीके का है a प्लस बी की पावर n, तो वहां जो व्यापक पद होगा वो क्या होगा? टर्म ऑफ r प्लस 1 इज इक्वल टू NCR a की पावर n माइनस r और b की पावर r। देखो भाई ये क्यों आया? टर्म ऑफ r प्लस 1 इज इक्वल टू NCR a की पावर n माइनस r b की पावर r। कल मैंने लिखवाया था, याद करो, कल एक फॉर्मूला जब बहुत बड़ा लिखा तो बीच में एक स्टेप डाला था मैंने, तो वो यही चीज है। अब देखो यहाँ क्या है, अगर आपको 50वां पद चाहिए तो यहाँ आप r की वैल्यू क्या रख दो? 49। भाई एक तो ऑलरेडी यही फॉर्मूले में जब आप 49 रखेंगे तो टर्म ऑफ 50। अब ऐसा क्यों हो रहा? कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे। देखो इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। जब आप a प्लस बी की पावर n पढ़ते थे तो क्या पढ़ते थे आप? वहां पढ़ते थे आप NC0 a की पावर n माइनस 0 और b की पावर 0। याद करो, NC1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1। तो यहाँ देखो ये प्रसार का कौन सा पद है? प्रथम पद। ये प्रसार का कौन सा पद है भाई? दूसरा पद। ये प्रसार का कौन सा है? तीसरा पद। NC2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2। तो बेटा यहाँ फॉर्मूला बनाते टाइम आप देखो, अगर प्रसार का दूसरा पद है तो यहाँ क्या आ रही है? r की वैल्यू 1। देखो दूसरा पद नहीं है ये, a की पावर n माइनस 1, तो r की वैल्यू क्या दिखाई दे रही? 1। तो यानी प्रसार जब हम करते हैं तो अगर दूसरा पद है तो 1 आता है, तीसरा पद है तो 2 आता है, चौथा पद है तो 3 आता है। तो ऐसे ही यहाँ फॉर्मूले में अगर यहाँ 50वां पद है तो यहाँ 49 आएगी r की वैल्यू। तो इसलिए यहाँ एक नंबर पहले ही जोड़ के रखते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो ना आप यहाँ सी भाई, अगर पहला पद है तो 0 आ रहा, दूसरा पद है बना 1 कम आ रहा, तो इधर 1 कम कर दो या इधर 1 जोड़ दो, बात तो वही हुई भाई। आप r रख दो यहाँ तो इधर r की जगह r माइनस 1 रखो, बात तो वही आएगी। फिर आप r का मान 50 रखना, फिर इधर 49 होगा। अब इधर r 3 जगह आ रही, इधर 1 की जगह, तो क्यों ना इधर ही 1 जोड़ दे। तो अब समझ में आ गई होगी बात। तो अगर कहीं आप इस तरीके का काम कर दें तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेटा मैं आपको आज जनरल टर्म के बारे में ही पढ़ाऊंगा। मुझे लगता है कि मध्य पद पढ़ाना सही नहीं रहेगा, ज़्यादा काम हो जाएगा तुम्हारे पास। तो देखो आज मैं मध्य पद के बारे व्यापक पद के बारे में बात करूंगा मैं। तो व्यापक पद की सहायता से आप क्या क्या कर सकते हैं? व्यापक पद की सहायता से आप गुणांक भी ज्ञात कर सकते हैं, कोई सा पद भी ज्ञात कर सकते हैं, मध्य पद भी ज्ञात कर सकते हैं। बहुत कुछ होता है व्यापक पद अगर तुम्हारे पास है। तो व्यापक का मतलब तो एक फॉर्मूला जनरेट हो गया, और जब एक फॉर्मूला जनरेट हो गया फिर तुम कुछ ही करो। अब देखो भाई 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 में कहता है x+3 पूरे की पावर 8 में x की पावर 5 का गुणांक ज्ञात कीजिए। तो
तो बेटा कहीं भी गुणांक ज्ञात करना हो या कोई सा पद ज्ञात करना हो या मध्य पद ज्ञात करना हो तो सबसे पहले क्या ज्ञात कर लो, व्यापक पद। तो बच्चों अभी सिखाया मैंने आपको a प्लस बी की पावर n के प्रसार में व्यापक पद। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, x प्लस 3 की पावर 8 के प्रसार में व्यापक पद। तो भाई व्यापक पद क्या पढ़ाया आपको मैंने अभी अभी, टर्म ऑफ r प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर। एन की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है आपको, 8, इट इज n, इट इज a, इट इज b। तो एन सी आर तो यानी 8 सी आर, ए का मतलब x की पावर n माइनस आर यानी 8 माइनस आर, b यानी 3 और पावर r। इस पे आपने क्या डाल दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो भाई व्यापक पद सबकी समझ में आ गया होगा। टर्म ऑफ r प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर यानी 8 सी आर, एक्स की पावर n माइनस आर यानी 8 माइनस आर और b की पावर r, b का मतलब 3 की पावर r। इट्स ओके। अब इतना काम करने के बाद अब यहां से क्वेश्चन आपका आसान हो जाता है। अगर आपसे पूछा पांचवा पद बताओ तो r की वैल्यू 4 रख दो। आपसे पूछा छठा पद बताओ तो आप r की वैल्यू 5 रख दो। आपसे पूछा x की पावर 5 का गुणांक, तो भाई गुणांक का मतलब क्या है, x की, देखो गुणांक से मतलब है जब आप इसका प्रसार करेंगे तो कहीं x आएगा, कहीं x का स्क्वायर आएगा, कहीं x का क्यूब आएगा। तो ये कह रहा कि मुझे इससे मतलब नहीं x की पावर क्या क्या आ रही, मुझे तो केवल वो बताओ कि x की पावर 5 जहां आएगा उसके गुणा में क्या अंक आएगा। ये तो मतलब x की पावर 5 का गुणांक। भाई मान लो इसको प्रसार करने में कहीं आ गया 20x की पावर 5, यहाँ भी प्लस आ गया, यहाँ भी प्लस आ गया, तो x की पावर 5 का गुणांक क्या हो गया, 20। समझ गए अब। तो बेटा यहाँ जो आप प्रसार करेंगे तो इसका प्रसार अगर करने पे आगे तो 8 है n की वैल्यू, तो प्रसार करेंगे, प्रसार में एक पद फालतू आता है, 9 पद आएंगे भाई। जैसे a प्लस बी का स्क्वायर करते हैं तो 2 है पावर, तो 3 नहीं आते प्रसार में पद, तो 9 पद लिखना तो बड़ा मुश्किल काम है। तो आप क्या करेंगे यहाँ, टर्म ऑफ r प्लस 1 इज इक्वल टू 8 सी आर, एक्स की पावर 8 माइनस आर, 3 की पावर r। आप यहाँ देखो कि ऐसा कौन सा पद है जिसमें x की पावर 5 आएगा। तो बेटा यहाँ देखो, अगर मैं r की वैल्यू यहाँ 3 रख दूं तो x की पावर 5 नहीं आ रहा। देखो आप यहाँ लिखेंगे 8 माइनस आर के बदले मुझे क्या चाहिए, 5। इसका मतलब r बराबर 3 रखने पर, ओके। तो यानी चौथा पद होगा। तो जब आप r बराबर 3 रखेंगे तो टर्म ऑफ r प्लस 1 3 प्लस 1 8c3, x की पावर 8 माइनस 3 और भाई 3 की पावर 3, ओके। तो ये आ गया टर्म ऑफ 5, यानी 5वें पद में होगा ऐसा काम। तो 8c3, 3 की पावर 3 कितना होता है, 27, 3 3 होते हैं 27 और x की पावर 5। तो यानी कौन सा होगा प्रसार का वो पद, 5वां। हालांकि पूछा नहीं इसने, मैं बता रहा हूं आपको कौन सा पद होगा प्रसार का, वो 5वां पद। और x की पावर 5 का गुणांक क्या होगा बेटा, 8c3 27। इसको आप हल कर लेंगे 8c3 27 को। तो मुझे उम्मीद है कि क्लियर हुआ होगा, ऐसा नहीं हो सकता क्लियर ना हुआ हो। तो आज जो आपको प्रयास करना है, आज जो गृह कार्य करना है आपको 8.2 का पहला तो मैंने करा ही दिया, दूसरा तीसरा, चौथा पांचवा, छठा और उदाहरण। भाई उदाहरण भी तो तुम्हें करने पड़ेंगे, उदाहरण मैं भी देख बेटा, उदाहरण करोगे 5वां और 7वां। तो इतना ही काम है, केवल आप लोग प्रयास करें इस पे। जो नहीं होगा बेधड़क निसंकोच होकर मेरे से पूछें। बेटा मेरा पढ़ाने का जो तरीका है वो थोड़ा सा है ही ऐसा ना कि मैं तो कंसेप्ट क्लियर कराने पे विश्वास करता हूँ, फिर तुम लोग गृह कार्य के रूप में कोई प्रयास करोगे, जो नहीं होगा मेरे से पूछोगे।